Good morning everyone. Welcome again. In our last lecture we had completed question number 12 of exercise 5.2. Today we continue from question number 13. In this chapter we are study about AP, arithmetic progression. We have come across several terms like common difference, first term, last term, nth term, and most important tools of AP are A and D. A is first term of AP, D is common difference, and formula of nth term is an is equals to a plus n minus 1 into d. अगर आपने ये सब स्टडी किए हैं तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, उसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप उनको गिनने बैठ जाओ 3 डिजिट का, उसके बाद फिर कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे लास्ट तक 3 डिजिट के सारे नंबर से। ठीक है, एक अगर हम इसको एपी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। एपी की हेल्प से सॉल्व करने का आइडिया दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इसने कहा है कि नंबर्स कैसे हैं, डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7, जैसो डिविजिबल बाय 7 कौन से नंबर होते हैं। अब डिजिट्स को मैं भूल जाता हूँ कि डिजिट का भी कोई चक्कर है, डिजिट की भी इसने कोई कंडीशन दे रखी है। सिर्फ इस वर्ड को मैं देखते हुए डिविजिबल बाय 7, तो वो कौन से नंबर होते हैं, 7 होता है एक तो। ठीक है, वैसे तो 0 भी सबसे डिविजिबल होता है, तो पर हम 7 के मल्टीपल लिखते हैं। 7, 14, 21, 28, ऐसे ही 7 की टेबल चलती जाएगी। 7 के जो मल्टीपल होते हैं सारे 7 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ ना ये जो सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का, ये एपी में आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में देखो 7-7 का गैप है। जब भी किसी नंबर के डिविजिबल्स को लिखते हैं तो वो हमेशा एपी फॉर्म करते हैं, क्योंकि टेबल जब भी हम छोटी क्लासेस सीखते हैं तो सब में सेम गैप होता है। अगर 2 की टेबल लिख रहे हैं तो सब में कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। 2 की टेबल कैसी होती है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो देखो दोनों के बीच में गैप कितना है, 2, यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी 2 है ना, सब में 2 प्लस प्लस करते जा रहे हैं। तो जब भी किसी नंबर से डिविजिबल या किसी नंबर के मल्टीपल्स ये अगर पूछे जाएं, काउंट करके अगर हमें बताने पड़े, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में हम एपी की हेल्प ले सकते हैं। एपी की हेल्प से हम आसानी से काउंट करके उनको बता देंगे। वैसे तो एक तरीका ये है कि सबको लिख लो फिर उनको काउंट करो क्या क्या होता है, तो वो काफी टाइम वेस्टिंग है, ऐसा काम नहीं करना है। अगर हमने एपी स्टडी किया तो हम यूज करेंगे। क्यों स्टडी कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमारा जो काम है वो आसानी से हो सके, इसकी हेल्प ली जाए। ठीक है, तो इसको मैं एपी की हेल्प से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि जो लिस्ट आएगी ना वो एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, तो फिर टर्म्स को काउंट करने में एपी में कोई हमें बड़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम nth टर्म निकालते जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से भी। ठीक है, तो एक बार तो इसने अब कंडीशन दी है कि नंबर जो है कैसा होना चाहिए, एक तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब नंबर जो है 3 डिजिट के वो स्टार्ट होते हैं हमारे 100 से, है ना, फिर 101, ऐसे ही 2, 103, 104, 105, ऐसे ही चलते जाएंगे। सबसे लास्ट जो नंबर होगा 3 डिजिट का वो 999 होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास जो 7 से मतलब 3 डिजिट के हैं। ये तो 3 डिजिट के नंबर लिखे मैंने ओनली। अब हमें वो बताने हैं इनमें से कि इनमें से कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हो। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, अब एपी में इसको तो नहीं लिख सकता, इनमें से मेरे को वो छांटने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये अभी ओनली वो नंबर्स लिखे मैंने जो 3 डिजिट के हैं हमारे। ठीक है, अब 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं, शायद ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, शायद 105 होगा आई थिंक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 1 जा 7, 3 बचा 5, 7 5 जा 35। ठीक है, पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से भी, हमें तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करानी है ना, डिविजिबल बाय 7 भी होना चाहिए और नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। 3 डिजिट के तो वैसे तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ वो लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो लिखेंगे द फर्स्ट नंबर, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है कौन सा है, 105। अब तो इसमें हम 7 प्लस करते जाएंगे तो हमें लिस्ट मिलती जाएगी पूरी। ठीक है ना, अच्छा, ऑल्सो
मल्टीपल्स of any number always forms an AP। किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो हमेशा AP फॉर्म करेगा। तो हेयर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7 is, कैसे लिस्ट होगी? उस लिस्ट में सबसे पहला नाम 105 का है। अब इसमें 7 प्लस करते जाओ, है ना, इसमें 7 प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा ये, इसमें 119 और फिर एक और कर लो 126 एंड सोन। ठीक है, तो ये जितने नंबर हैं ये हमें काउंट करके बताने कि कितने नंबर्स हैं और ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस एपी की मेरे को लास्ट टर्म पता चल जाए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस में किया था कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, अगर मेरे को ये लास्ट टर्म पता चल जाए यहाँ और मैं उसको फिर an मान लूंगा और यहाँ से फिर n की वैल्यू निकाल लूंगा, तो उतने डिविजिबल, उतने नंबर इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर एपी में वही होंगे, है ना। टोटल नंबर्स इन एपी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था कि हमें भाई एपी लिख के देता था और उसकी लास्ट टर्म लिख के देता था, हम बता देते थे क्या होता है इस पे। तो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं इसको। एक बार ये देख लेते हैं कि भाई लास्ट कौन सी टर्म है जो 7 से डिवाइड हो रही है और 3 डिजिट की भी है। 3 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म है 999। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करके देखो एक बार। 7 1 जा 7, 2 बचे यहां से 9, 10 7 4 जा 28, 1 बचा 9 उतारा, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आया 5। ठीक है, तो when we divide divide 999 by 7, it gives remainder 5। तो 999 तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर इसको मुझे 5 से डिवाइड करना तो मैं ये रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, है ना। सो द लास्ट या सो द हाइएस्ट या ग्रेटेस्ट लिख देते हैं, हाइएस्ट नहीं, सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट which is divisible by 7 is 999 ने तो रिमाइंडर दे दिया 5 और वो रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देते तो 994 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। तो अब वो जो हमारा एपी है जो हम जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो क्या होगा? सो लिस्ट ऑफ नंबर इज, सो लिस्ट ऑफ numbers of 3 digit which are divisible by 7। क्या लिस्ट होगी? 105, 112 और 119, ऐसे ही चलते जाएंगे। कहां जाके स्टॉप होंगे? ये 994 पे। ठीक है, एपी फॉर्म कर लिया हमने। किन का एपी फॉर्म किया है? 3 डिजिट के नंबर है और सारे 7 से डिवाइड होते हैं, उन चीज का हमने एपी, उन नंबर्स का हमने एपी फॉर्म कर लिया है। अब हमें बताना है कि ये एपी में, इस एपी में कितने टर्म्स हैं। हेयर इस एपी में ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 105। ठीक है, डी कितना है? 7 और ए एन जो nth टर्म है जिसके बारे में ये कौन से नंबर पे है, अगर ये पता चल जाए तो उतनी टर्म्स होंगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो ए एन कितना है? 994। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या पुट करेंगे? 994 इज इक्वल टू ए की जगह 105 प्लस
n तो फाइंड ही करना चाहते हैं, d की जगह 7, 105 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, ये बचा सीधा 100 माइनस करेंगे तो 894, और 894 में से 994 में से 105 माइनस कर दिया, 14 में से 5 गए तो 9, 889 बच गया ये। तो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ भाई, डायरेक्ट देखना आप, 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर देंगे, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 1 जा 7, एक बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 127, और n इज इक्वल टू क्या हो गया 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या था कि ऐसे 3 डिजिट के नंबर हमें बताने थे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो हम इसको हमने यहीं पे जब भी डिविजिबल कितने नंबर डिवाइड होते हैं, कितने इसके मल्टीपल्स हैं, अगर ऐसा कुछ फाइंड करना होता है तो एपी की हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एपी की हेल्प से कैसे करेंगे कि हमने एपी फाइंड करके देखी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखो जो 3 डिजिट के हों और 7 से डिवाइड होते हों, उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर मिल जाए तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के वहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि भाई 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट तो 100 से होते हैं और एंड वो 999 पर होते हैं, कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, ठीक है। तो उनमें से देखा कि भाई इनके बीच के लेने हैं, अब ये 3 डिजिट के नंबर ऐसे होंगे या तो ये भी हो जाए या इनके बीच के जो 7 से डिवाइड होते हैं। फिर मैंने चेक किया कि जो पहला नंबर 3 डिजिट का है जो 7 से डिवाइड होता है वो है 105, ये तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट इसमें 7 प्लस कर देंगे, फिर उसमें 7, फिर उसमें 7, ऐसे चलते जाएंगे। कहीं ना कहीं जाके कोई लास्ट टर्म भी होगी जो इससे डिवाइड होती होगी, वो हमें नहीं पता है। उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर था 3 डिजिट का 999, इसको 7 से डिवाइड किया। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद हमने चेक पता चला कि भाई रिमाइंडर ये तो 5 देता है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होता तो ये 0 रिमाइंडर देता है, यानी इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो हमने इसमें से 5 माइनस, रिमाइंडर तो माइनस ही करते हैं ना हमेशा, इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया। तो ये नंबर जो है ये इस एपी की लास्ट टर्म बनेगी, ये 3 डिजिट का भी है और सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर भी जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो इतना काम करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा पुराने तरीके से आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं कि ये मान के चलो कि ये एपी गिवन है और ये पूछ लिया हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी, तो सीधा हम nth टर्म ये है होगी, यहाँ पे लास्ट टर्म को nth टर्म बोल दिया और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी। a कितना है 105, d है 7, an है 994, इनको सॉल्व आउट कर लिया। ये फॉर्मूला आपको आता ही था, तो लास्ट में n की वैल्यू आ गई 128। 128 आता है, ये हमारा 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं 128। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो कि मान के चलो कि 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर निकालो, ठीक है, या 6 से डिवाइड होने वाले या 2 से डिवाइड होने वाले, कुछ भी तरीके से। तो इसी तरीके से ये मेथड है उसका, आप एक एपी फॉर्म करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालेंगे, वहां से फर्स्ट टर्म भी डिवाइड करके चेक करनी है और लास्ट टर्म भी डिवाइड करके ही चेक करनी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस वही होगा जिस नंबर के हम मल्टीपल या जिससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, वही कॉमन डिफरेंस होगा। उस तरीके से फिर an मिल जाएगा हमारी लास्ट टर्म और वहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल भी है और आने के चांस भी इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में होंगे। तो इसको भी हम एपी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो 10 और 250 के बीच में है ना। देखो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच के लिखने हैं, तो 10 के बाद आता है 11 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता है, फिर उसके बाद आता है 12 4 का मल्टीपल होता है, तो 12 तो लिखेंगे फिर हम यहाँ। तो अब तो 4 प्लस करते चलेंगे, 16 20
एंड सो ऑन। अब बात रहेगी लास्ट टर्म की, बिल्कुल वही तरीका। इसमें देखो पिछले वाले क्वेश्चन में 3 डिजिट के पूछे गए थे, तो उसमें मैंने जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो 999 था। यहाँ तो 250 ग्रेटेस्ट है, इससे तो आगे जाना ही ना मैं, क्योंकि जो नंबर्स लिखने हैं वो क्या है 10 और 250 के बीच के लिखने हैं। तो क्या करेंगे 250 को पहले 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर दिया 2 रिमाइंडर 250 में से माइनस कर लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में शायद 4 रिमाइंडर दिया था, वो हमने ट्रिपल लाइन में से, या 5 रिमाइंडर दिया था वो ट्रिपल लाइन में से हमने माइनस कर लिया। इस बार क्या है 2 रिमाइंडर है, 250 में से माइनस करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगी 480। दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म एन एपी। ये क्या फॉर्म कर रही है एपी, बस इस पिछले वाला मेथड। अब ए एन का फॉर्मूला याद करो, आपको ए और डी तो पता ही होंगे। ए क्या है इस एपी में, ए इज इक्वल टू 12, डी क्या है किसके मल्टीपल है 4 के, और ए एन क्या है 248। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना होगा 248, ये 14th क्वेश्चन है, इज इक्वल टू ए 12 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है नहीं पता, एन ही तो फाइंड कर रहे हैं हम, और डी क्या है 4। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। 6 यहां बचा, यहां बचेगा 3 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, n माइनस 1, 4 5 जा 20, 3 बच गए यहां से, 4 9 जा 36, तो 59 इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1, और 1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 59 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया 60। ठीक है, n की वैल्यू क्या है हमारी 60। सो क्या होंगे, देयर आर 60 multiples of 4 between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। 2 AP हैं, कह रहा है कि n की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे इन APs की दोनों टर्म इक्वल होंगी। मतलब कि मान लो कि n की वैल्यू 25 आ गई, तो इसकी 25वीं टर्म और इसकी 25वीं टर्म दोनों की इक्वल हो जाएगी, अगर आती है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी भी nth टर्म निकाल लेंगे, इसकी भी nth टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना भाई कौन सी टर्म इनकी इक्वल होगी। तो हम सपोज करके चलते हैं कि भाई कोई n नंबर पे इनकी टर्म आएगी, nth टर्म होगी वो, तो वो टर्म इनकी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं, इसकी भी nth टर्म निकालते हैं, दोनों को इक्वल पुट करके देखते हैं इनकी क्या वैल्यू आती है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो एपी है फॉर फर्स्ट एपी क्या है 63 65 67। ए क्या है एज 63, डी क्या है A2 माइनस A1 कर लो, 65 माइनस 63 कर लिया, या A3 माइनस A2 करो तब भी वही बात है, कितना आ गया 2। डी क्या हो गया 2। AN क्या हो जाएगी, AN का वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN क्या होगी A प्लस, A तो लिख ही लेते हैं ना अब तो, A है 63 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 2। ये हो गया 63 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और माइनस 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई की तो माइनस 2। 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। ये होगी nth टर्म फर्स्ट एपी की। ठीक है, फॉर सेकेंड एपी जो दूसरा एपी गिवन है फॉर सेकेंड एपी 3 10 17 एंड सो ऑन। ए कितना है इस एपी के लिए 3 है, और डी निकाल रहा हूं मैं A2 माइनस A1, A2 10 है, A1 3 है, 10 माइनस 3, डी इज इक्वल टू 7। इसकी ए निकालते हैं तो ए की जगह 3,
n-1 की जगह n-1 ही, d कितना है 7, ये हो गया 3 प्लस 7n और 7 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 7 के पहले n से मल्टीप्लाई करी तो ये 7n हो गया, और 7 की फिर 1 से करी तो -7, तो हो गया 7n, 3 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला बड़ा है तो -4 आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, ये सेकंड। अब इसने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth term of both APs are सेम, दोनों एपीज की nth टर्म कैसी है, सेम। ये फर्स्ट की nth टर्म है, ये इसकी, दोनों को इक्वल रख दो, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो भाई 2n को इधर ले आते हैं, 7 को इधर ले, 4 को इस साइड, 61 प्लस 4 ये हो गया, और 7n 2n उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया 65, और ये कितना बच गया 5n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 अपॉन 5, 13 आ गया। तो क्या लिखेंगे 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज इज सेम। ये आप चेक भी कर सकते हो, दोनों एपीज की 13th टर्म निकाल लो। 13th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ये मैं चेक करने के लिए देखो यहाँ करा रहा हूँ। 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये प्लस 12d है ना, ए 13 का यही फॉर्मूला होता है ना। तो फर्स्ट एपी के लिए क्या होगा, ए कितना है 63, 12 इंटू डी कितना है इसका, इसका तो डी थोड़ा सा ही था 2, 63 प्लस 24 7, और ये हो गया ना 8 होगा भाई, 87 आई फर्स्ट एपी की 13th टर्म। ठीक है, और दूसरे एपी की 13th टर्म क्या होगी, फॉर्मूला तो उसका भी यही होगा ना, ए प्लस 12d, उसकी ए कितनी है 3 प्लस 12 इंटू 7 है उसका डी, तो 3 प्लस 84, 12 7 जा 84, ये भी कितनी आ गई 87। ठीक है, तो दोनों की जो 13th टर्म है वो क्या आ रही है 87 87। ये आप अगर चेक करना चाहो तो ये रफली चेक करना है आपको, इसमें नहीं देखना आपको ये। ठीक है, ये बुक क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में सिर्फ यही करके दिखाना था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth by 12। ये exceed वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। exceed वाला, इस exceed का क्या मतलब है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ से 12 ज्यादा है। सेवेंथ टर्म A7 इज ग्रेटर देन A5। ठीक है, यानी A5 छोटी है। अब A5 को A7 के अगर मुझे इक्वल लिखना है तो छोटी में कुछ ऐड कर दूंगा मैं, है ना। छोटी है A5, क्या ऐड करेंगे इसमें, कितनी बड़ी है वो 12। ये आपको क्लियर हुआ होगा। या यहां से ये लिख सकते हैं A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D। ये A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D और ये A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा A प्लस 6D, माइनस साइन अंदर ऑपरेट किया तो माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D यानी कि 2D इज इक्वल टू कितना हो गया 12। D इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, इतनी सी बात से हमने D की वैल्यू निकाल ली है। सिर्फ हमें दो टर्म्स के बीच का रिलेशन गिवन था। D की वैल्यू आ गई 6। एक और बात इसने दे रखी है, द AP हुज थर्ड टर्म A3 कितनी है, A3 इज इक्वल टू है 16। A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल्स टू है 16 और D तो ये रहा। ठीक है, तो D की वैल्यू रिप्लेस करो 2 इंटू D, D की जगह 6 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, 2 इंटू D है, D की जगह 6 हो गया इज इक्वल टू 6। A प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू आ गया 4। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है दोनों आ गई हैं। अब इसने क्या पूछा है, डिटरमाइन द AP। वो AP लिख के दिखाओ, वो AP डिटरमाइन करो। कैसा AP, जिसकी थर्ड टर्म 16 हो और भाई जिसकी सेवेंथ जो है फिफ्थ से 12 एक्सीड करती हो, तो AP क्या हो जाएगा, सो AP इज फर्स्ट टर्म A 4, नेक्स्ट A प्लस D 6 प्लस 4 10। अब इसमें फिर 6 ऐड कर देंगे 16, फिर इसमें 6 ऐड 22, फिर 28, D ऐड करते चलेंगे ना सब में।
इसमें 6 ऐड किया, फिर इसमें डी ऐड किया, डी 6 है, फिर इसमें 6 कर दिया, इसमें 6, ये हमारा एपी आ गया वो वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं। अब एपी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 20th टर्म। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई हम सोचने वाले 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 19d, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20th टर्म निकालनी है। जो एक तो आगे से 20th टर्म निकालनी होती तो a20 निकाल देते, अब क्या निकालनी, पीछे से 20th टर्म। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टर्म्स कितनी है। मान लो कि इसमें टर्म्स आ जाए 50, टोटल टर्म्स कितनी है 50। अब पीछे से 20वीं कौन सी होगी, 49, 48, 47, 46, 5, 4, 3, 2, 1, 40, 39, 38, 37, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 31। अब ये पीछे से लिख देने मैंने सारी टर्म्स, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। तो अगर 50 टर्म्स हैं तो पीछे से 20वीं टर्म कौन सी आई, 31st टर्म आई। ठीक है ना। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम काउंट कर लें कि भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स हम इसमें आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, nth टर्म पता है। यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं n की वैल्यू। अगर जो भी n की वैल्यू आती है उसको हम ऐसे रफली काउंटिंग करके लिख लेंगे। जैसे 50 आ गई तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई इस एपी की, जिस एपी में 50 टर्म्स होती हैं उसकी पीछे से 20th टर्म कौन सी होती है, जो आगे से 31st होती है। ठीक है, आगे से 31st, पीछे से 20th, दोनों इक्वल आ गई। एक तो ये तरीका है निकालने का, इस तरीके से निकाल लो। या एक दूसरा तरीका ये है कि जब भी पीछे से कोई टर्म पूछी गई हो कि पीछे से इस नंबर की टर्म निकालो, पीछे से इस नंबर की टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एपी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बना देंगे, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बना देंगे। ठीक है, एक बार देखो करते हैं क्या बात आती है। ऑन रिवर्सिंग, या लिख लेंगे टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो रिवर्स द एपी। एपी रिवर्स करने के बाद लास्ट टर्म थी 253, ये फर्स्ट बन गई। ऐसे ही चलते चलते कहीं पे 13 आएगा, कहीं पे 8 आएगा और फिर फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमने एपी को रिवर्स कर दिया, यानी जो अब पीछे से 20th थी ना, वो अब वो आगे से 20th हो गई है। यानी कि इस एपी की पीछे से 20वीं टर्म और इस एपी की आगे से, इस एपी की आगे से 20th टर्म दोनों इक्वल होंगी। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई ये बात कि जब भी किसी एपी की लास्ट से कोई टर्म निकालनी, पीछे से निकालनी है, तो एपी को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद जो पीछे से निकालनी है वो आगे से निकाल देंगे, अब बात बराबर आएगी। ठीक है, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, हेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया 253, और d निकालो, किसी को भी कहीं से माइनस कर लो, 3 - 8 कर लेते हैं ना, ये तो हम कहीं से ही माइनस कर सकते हैं, किसी भी टर्म को उससे पहले वाली में से माइनस कर देंगे तो d आ जाता है, यानी कि 8 - 13 कर लेते हैं। चलो, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -5। अगर आप इसका d निकालते तो इसका +5 आता। ठीक है, अब रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव साइन लग जाता है ऐसे, और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई। अब a20 निकाल देंगे हम सीधी। अब तो सामने से ही होगी ना वो 20th टर्म जो पीछे से हुआ करती है, क्योंकि इस AP को हमने रिवर्स कर दिया। a20 का फॉर्मूला a + 19d। a कितना है 253 + 19 × d, 19 × d है हमारा -5, तो ये हो गया 19 5 जा 95। सब्ट्रैक्ट अच्छे से कर लेते हैं भाई, ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर दे। 13 - 5 8, 14 - ये 5 158। चेक कर लो दोबारा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 14 रह गया था, 14 में से 9 गए 5 और यहाँ 1। ठीक है, तो जो हमारी पीछे से 20th टर्म है वो क्या है 158
होप ये क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का एक एग्जांपल भी है, उसको भी आप ऐसे ही करना। जब भी पीछे से कोई टर्म पूछी गई हो तो एक तो वो तरीका बताया था कि भाई पहले n की वैल्यू निकाल लो फिर काउंट करो, तो वो काफी लेंथी पड़ेगा। आप ये वाला करना कि एपी को रिवर्स कर दो, फर्स्ट टर्म को लास्ट बना दो, लास्ट को फर्स्ट। डी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा नेगेटिव, ये डी निकालते टाइम गड़बड़ मत करना कि इसका डी देख लो 5, ये सोचो कि भाई रिवर्स ही तो करा है, डी में क्या फर्क पड़ेगा, डी में साइन का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th question. 18th question is the sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. चौथी और आठवीं टर्म का सम तो है 24। चौथी और आठवीं मतलब 4th को A4 बोलते हैं और 8th को A8, इन दोनों का सम कर दिया तो कितना है 24। चलो मान ली बात। दूसरा 6th and 10th, 6th मतलब A6, 10th मतलब A10 इज इक्वल टू 44। 6th और 10th का सम क्या है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स निकालनी है। तो पहली 3 क्या, पहले 50 भी निकाल देंगे, बट पहले A और D निकालो। ठीक है, सबसे पहले A और D फाइंड करना जरूरी है, तो इनकी हेल्प से A और D फाइंड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। A4 की वैल्यू पुट करो, ये इक्वेशन आगे जाके क्या बन सकती है, A4 की जगह A + 3D, ये A4 की वैल्यू प्लस A8 की जगह क्या हो जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, A और A कितना हो गया 2A, 7 और 3 कितना हो गया 10, ये 29 लग रहा होगा। A थोड़ा अच्छे से, 7 and 3 10 इज इक्वल टू 24। आसानी करनी है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, A + 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे तो इससे भी सोल्व हो जाता, इसमें A6 की जगह A + 5D और A10 की जगह A + 9D इज इक्वल टू 44। A और A फिर 2A हो गए, 9 5 14D हो गए यहाँ पे इज इक्वल टू 44। ये भी 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो A + 7D इज इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व बोथ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, find the value of A and D and write the first 3 terms, do yourself. Okay, next question. Next is Subha Rao started work in 1995 at a annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income becomes rupees 7,000? एक आदमी है सुबा राव जिसने 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट करी है, उसकी सैलरी है 5,000 एनुअली। ठीक है, उसके बाद हर ईयर उसको 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी पहले साल उसकी सैलरी 5,000 होगी, अगले साल 200 का इंक्रीमेंट होने के बाद 5,200, फिर अगले साल 5,400, फिर अगले साल 5,600, ऐसे 200 बढ़ते जाएंगे ना। और उसके बाद उसने पूछा कि ऐसा कौन सा ईयर आएगा जब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। तो यहां से देखो हर साल 200 बढ़ रहे हैं, तो एक फिक्स नंबर हर साल बढ़ रहा है। और जब एपी की डेफिनेशन में भी फिक्स नंबर का जिक्र आया था, तो उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो फिक्स्ड नंबर होता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एपी की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में याद रह जाएगा ये 5.2 का क्वेश्चन है और आप इसको एपी लगाओ, थोड़ी सी सेंस तो समझनी पड़ेगी ना। तो इसमें एक फिक्स तरीके से सैलरी इंक्रीज होती जा रही है, 200। तो हर साल की जो नेक्स्ट सैलरी होगी पहले वाली सैलरी से 200 रुपए ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन क्या है, एपी का होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो लिस्ट बनाते हैं उस सैलरी की, उसकी कैसी सैलरी होगी। लिस्ट ऑफ हिज इनकम पर ईयर क्या होगी, 1995 में 5,000 थी, फिर 200 बढ़ के कितनी होगी 5,200, फिर 5,400, ऐसे ही चलते चलते कभी ना कभी जाके ये 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म्स एन एपी विद A इज इक्वल टू 5,000, D कितना, अब नहीं अभी 200 ऐड किए थे, D इज इक्वल टू 200।
और अब हमें ये बताना है कि कौन से साल में जाके ये एपी जो है 7000 हो जाएगी। यानी कि अगर ये एन टर्म में 7000 को मान लूँ, तो अगर यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लें तो फिर वो हमें पता चल जाए कितने साल में जो इसकी सैलरी जाके 7000 हो जाएगी। तो यहाँ से मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 7000। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 7000 इज इक्वल्स टू ए की जगह 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। 5000 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200 5000, तो ये बचा 2000 अपॉन 200 आ जाएगा इसके, 20 से 20 ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ गया 10, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। तो 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000, है ना। यहाँ से यहाँ पहुंचने में 11 टर्म्स लगी हैं, ये 11th टर्म है इसकी। यहाँ पे हम टर्म्स को ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, हर साल बढ़ रही है ना ये, तो 11 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000। और अगर पूछे कि इन विच ईयर, तो 1995 में इसकी 5000 थी, 11 उसमें ऐड कर दिए तो 6-10 2006 में, इन 2006 हिज सैलरी बिकम्स 7000। ये आपको लिख लेना, इन 2006 सुब्बा राव की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो करते हैं कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड। अच्छा, नाम से पता चल गया होगा कि जो बुक है वो इंडियन है, एनसीईआरटी जो वो इंडियन है, और ये अच्छा नाम रखा गया, उसमें इंडियन नेम है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of year and then increased her weekly saving by ₹1.75। स्टार्टिंग का जो वीक है उसमें सेव करती है 5 रुपए, ठीक है। फिर हर वीक वो 1.75 इंक्रीज करती जा रही है, 1.75 फिर 1.75 ऐसे इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो उसने पूछा है, कहा है कि इफ इन द nth वीक सेविंग बिकम 20.75, किसी वीक में जाके nth वीक में जाके जो सेविंग है वो क्या हो जाएगी 20.75। फाइंड एन। सिंपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हर ईयर 200 बढ़ रहे थे ना, इस क्वेश्चन में हर वीक में 1.7 इंक्रीज हो रहे हैं। तो एपी का या आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ एपी से रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिस्ट लिखते हैं, हेयर लिस्ट ऑफ हर वीकली सेविंग, हर वीकली सेविंग फॉर्म्स एन एपी। एपी फॉर्म करेगी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहले वीक में 5 सेव किए थे, फिर 1.75 इंक्रीज हो गया तो 6.75, फिर 6.75 में फिर 1.75 प्लस कर दो, 5 5 10 0 14 5 8.50 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से चलते जाएंगे और कहीं जाके जो हमारा nth वीक होगा वहां पे सेविंग होगी 20.75। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है, a, d और a n आपको गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1.75, a n इज इक्वल्स टू 20.75। a n formula is a plus n minus 1 into d. Put the value a n is 20.75, a is 5 plus n is not given, d is 1.75. Clear? Shift 5 to this side, it becomes negative. Minus 5 is equals to n minus 1 into 1.75. It becomes, I think, 15.75 when we minus 20.75 minus 5, n minus 1 into 1.75. Divide it, n minus 1 is equals to 15.75 upon 1.75. Decimals to decimal cancel out. n minus 1 is equals to 1575 upon 175. Try to cut out it from 25. 25 से try करते हैं कैंसिल करने के लिए। 25 6 जा 150, 7 बच गए, 25 3 जा, ये हो जाएगा 25 7 जा शायद, यस 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10,
तो इन 10th वीक हर सेविंग बिकम 20.75। 5.2 हमने कंप्लीट कर ली है। मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाई है, आप इसको अच्छे से अगर स्टडी करोगे, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपकी हेल्प होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब हम 5.2 के बाद 5.3 पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस एपी का सम फाइंड करेंगे, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इससे। फिलहाल आपको एनएट टर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। किसी की लास्ट लेक्चर्स बचे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वो देखने हैं। अभी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, अभी स्कूल्स खोलने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब तक स्कूल्स नहीं खुलते हैं, एकमात्र तरीका स्टडी करने का यही है, जिसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट देने की। आप भी अपना बेस्ट दोगे तो जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तब भी हम स्कूल्स में आएंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से नहीं स्टडी करते हो तो फिर सबको प्रॉब्लम आएंगी, आपको भी मेरे को भी, ठीक है, आपको ज़्यादा आएंगी। क्लियर। तो बोर्ड क्लासेज आपकी 10th क्लास, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।